डॉक्टर फरूक सलीम साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज तो महंगाई की शरह से, जो मई के महीने में तकरीबन 11.5% तक की अब रिपोर्ट हो रहे हैं नंबर्स, गुज़िश्ता 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर यह महंगाई की शरह आ चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है डॉक्टर साहब? देखिए, थोड़ी सी तारीख आपके सामने रख दूं कि अगर पिछले कोई 3.5 साल की जो मजमूई महंगाई है, उसकी शरह गिनने तो मेरे हिसाब से वो कोई 85 से 90% बनती है। उसके उसके मुकाबले में जो आमदन है, वो अगर आप रियली लकी तो शायद आपकी पिछले 3.5 4 सालों में कोई 35-40% बढ़ गई हो। जो औसतन आमदन है, वो उसमें उसमें कोई खास इजाफा नहीं नजर आता। तो अगर महंगाई की शरह कोई 85-90% पे है, आपकी तनख्वाह 40-45% बढ़ी है पिछले कोई 3.5 4 सालों में, तो आप सोचिए कि जो कुव्वत खरीद है, उसको बहुत बड़ा झटका पहुंचा। जो लोग पहले मिडिल क्लास में थे, वो शायद लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं। जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, वो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। वर्ल्ड बैंक की फिगर जो सामने आती है, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 44% पाकिस्तान की आबादी, जिसका मतलब ये होता है कि तकरीबन हर 2 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है। तो बड़ी वजह उसकी ये है कि महंगाई तो जो मजबूरी महंगाई है, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ये भी मानना जरूर है कि कोई 2-2.5 साल पुरानी वाली महंगाई जो डबल डिजिट में थी, जो कोई 32-33% पे चली गई थी, उससे वो शरह नीचे जरूर आई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कुव्वत खरीद बनती है, यानी कि अगर 80-85% की शरह महंगाई की और 35-40% आपकी तनख्वाह बढ़ी, तो फिर कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। अब बेशक जो महंगाई की शरह है, जैसे आपने कहा 11% पे आ गई है, 11% पे आ गई है, लेकिन कुव्वत खरीद आम पाकिस्तानी की जो है वो खत्म हो चुकी है। बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल का बिल देने के बाद, फिर बच्चों की फीस देना, आप समझिए कि तकरीबन 70 से 80% पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की फीस देने की अब जो है वो मुश्किल शुरू हो गई। बट डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि हुकूमत जिस किस्म के मेजर्स ले रही है और इस वक्त हमें वो जो एक जंग का भी खमियाजा उठाना, जो कि दुनिया उसका फॉल आउट बेयर कर रही है, बट मुसलसल जो कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, अभी एलपीजी की आज आया कि उसमें भी इजाफा कर दिया गया घरेलू सार्फिन के लिए, ये कितना और थ्रेशोल्ड को मजीद एक चेक किया जा रहा है? क्या ड्यू फील कि ये लोगों के सब्र को आजमाया जा रहा है, और ये कब तक ऐसा पुश करेंगे, और लोग फिर किस तरह से अफोर्डेबिलिटी पे अब तो बात आ चुकी है, और मतलब काफी टाइम से ये बात आ चुकी है, आप भी जिस तरह से ये नंबर्स कोट कर रहे हैं, सो लोग कब तक इस चीज को बेयर कर सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जंग से पहले भी पाकिस्तान की मईशत जो है, वो कोई तंदुरुस्त और तवाना तो नहीं थी। फिर हमें हुकूमत जो है वो दो बहाने ढूंढ लेती है कि इसकी वजह जो है वो जंग है, इसकी वजह जो है वो आईएमएफ है। मैं ये समझता हूँ कि ना तो इसकी वजह जंग है और ना इसकी वजह जो है वो आईएमएफ है। आप सोचिए कि बांग्लादेश भी इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है, और बांग्लादेश में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, वो जंग से पहले और जंग के बाद का जो डिफरेंशियल है वो तकरीबन 16% आता है। पाकिस्तान में जंग से पहले और जंग के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं, वो लगभग 61% बन जाती हैं। और बांग्लादेश भी वहीं से तेल खरीदता है जहां से पाकिस्तान खरीदता है। भारत भी वहीं से तेल ले रहा है जहां से पाकिस्तान लेता है। चीन भी तेल खरीदता है जहां से पाकिस्तान खरीदता है। तो तेल खरीदने के बाद हुकूमतों ने ये डिसाइड करना होता है, ये फैसला करना होता है कि क्या 100% जो बोझ है आलमी मंडी का, वो शहरियों पे डालना है या उसका कोई मुतबादल तरीका है। बांग्लादेश ने तकरीबन 16% जो बोझ है आलमी मंडी का, वो शहरियों पर डाला है, और कोई 80 से 85% बोझ जो है वो एक बांग्लादेश पेट्रोलियम, उनकी एक बड़ी तेल की कंपनी है, उसको उन्होंने उसकी बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर दिया। भारत के अंदर तकरीबन कोई भी इजाफा नहीं हुआ, कोई 3-4 रुपए फी लीटर का इजाफा किया उन्होंने जंग से पहले और जंग के बाद। और जो मेजॉरिटी बोझ है, बहुत बड़ा जो बोझ है, वो भारत की 3 बड़ी तेल की कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनके ऊपर मुंतकिल कर दिया।
पाकिस्तान में जो फैसला साज शख्सियात हैं, फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि 100% बोझ जो है आलमी मंडी का, वो पाकिस्तानी शहरियों पे डाला जाएगा। और हुकूमत ने ये फैसला किया कि जब ये बहाना हमें मिल गया है, हम्म। तो फिर कुछ अपना खजाना भी भर लिया जाए। तो फिर वो हमने देखा कि पेट्रोलियम लेवी की जो है कीमत वो भी बढ़ गई। तो ये तो बात 100% दुरुस्त है कि अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तेल की, तो उसका बोझ किसी ना किसी ने तो बर्दाश्त करना है। अब वो किसने बर्दाश्त करना है, ये हुकूमती पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता सो जब आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 100% उन्होंने आम शहरियों पे डाल दिए और ये लेवी बढ़ाने की जो एक स्ट्रैटेजी थी, डू यू फील कि ये कम्प्लीटली नाकाम हुई है, ये हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत की, जहां पर एफबीआर का भी जो शॉर्टफॉल अब बताया जा रहा है वो तकरीबन कोई 868 बिलियन रुपीस तक का बताया जा रहा है पहले 11 माह में इस रवा वाली साल के। सो आपको लगता है मैनेजमेंट फेलियर है और ये जो लेवी बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी थी दैट हैज ऑल्सो कम्प्लीटली फेल्ड? जी अलीना, जहां तक एफटीआर की टैक्स कलेक्शन का जिक्र करती हैं, वहां पे मेरा बयानिया बहुत मुख्तलिफ है। मैं आज से 20 साल पहले का बजट निकाल के देखता हूं, तो उसमें हुकूमत ने एफटीआर का जो हद था वो 1,000 अरब रुपया रखा था टैक्स कलेक्शन का। और पिछले साल हमें हुकूमत खुद से बता रही है कि एफबीआर ने 14,000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। तो एफबीआर की जो कारकर्दगी है आदाद शुमार की बुनियाद के ऊपर, वो तो 1,000 अरब से कलेक्शन करते करते 14,000 अरब पे पहुंच गए हैं पिछले 20 सालों में। मुझे हुकूमत का कोई और डिपार्टमेंट ऐसी कारकर्दगी दिखाता नजर नहीं आता। तो मेरे नजदीक तो आदाद शुमार की बुनियाद के ऊपर एफबीआर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ प्रॉब्लम एफबीआर के टैक्सेस का नहीं है। हर पाकिस्तानी बच्चा, मर्द, बूढ़ा और औरत वो टैक्स के नेट में जकड़े हुए हैं। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो हुकूमती नुकसानात और हुकूमती अखराजात की है। तो आप सोचिए कि अगर एक बीमार मईशत है और बीमारी दिल की है जो हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात की है, और इलाज आप जिगर का शुरू कर दें कि हमने टैक्स ज्यादा कलेक्शन करना है, तो फिर वो मईशत जो है वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाए। राइट डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये जो ये टैक्सेशन और मुसलसल उसी सेगमेंट को जो ये जिस तरह से टैक्स कर रहे हैं और एक तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए बड़े मेजर्स लिए जा रहे हैं और 2022 से हम यही कुछ सुनते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये टैक्सेशन इनकरेज कर रहा है सरमायाकारी हो, प्रोडक्टिविटी हो, एक्सपोर्ट्स हो या दीगर जो फॉर्मलाइजेशन की तरफ जब जाने के मामलात हों? अलीना, पैसे का मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हुकूमती एक्सपेंडिचर का, उनके नुकसानात का असल मसला है। आप देखिएगा कि इस बजट के अंदर विफाकी हुकूमत आपको बताएगी कि उन्होंने 1,000 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किया है। उसके अगले दिनों में सूबाई हुकूमतें मिल के, चारों हुकूमतों का अगर आप टोटल कर लें, तो आपको पता चलेगा कि वो 3,000 अरब रुपया मुख्तस कर रहे हैं तरक्याती स्कीमों के लिए। तो मजबूरी तौर पे तकरीबन 4,000 अरब रुपया मुख्तस किया जाएगा। ये दिस इज रियल मनी, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी जो खर्च होगा। अब आप सोचिए कि अगर ये वाकई 169 जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर उनमें खर्च किया जाए, तो आप सोचिए कि एक साल के अंदर तकरीबन 40,000 इजाफी स्कूल बन सकते हैं, लगभग 30,000 इजाफी मिनी हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर नई रोड बन सकती हैं, और 16,000 सैनिटेशन और साफ पानी की स्कीमें बन सकती हैं। तो यहाँ पैसे की कतन कमी नहीं है, यहाँ पे नीयत की कमी। राइट एंड आई जस्ट इंक्लूड अ शॉर्ट एग्जांपल इसका। अब जो 2020 के विजन में आपको याद होगा डॉक्टर साहब, एक सखर टू कराची तक की वो जो मोटरवे थी वो उस विजन का हिस्सा था। लेकिन आई जस्ट मेड अ क्विक वो लास्ट वीक एक ट्रिप टू कराची एंड अनफॉर्चुनेटली वो 5-6 साल से वो उसी तरह से माशाल्लाह से सड़क जो है मौजूद वैसी की वैसी उसी हालत में, उसको कोई डेवलप करने के लिए काम नहीं हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि सेफ सिटी के कैमरास हो, रिफ्लेक्टर्स हो, वो सब भी हमें चोरी होते हुए दिखाई दिए। मतलब वो खाली आपको सिर्फ एक नज़र आ रहे थे, उनके बार्स जो है वो सेफ सिटी कैमरास भी गायब थे, रिफ्लेक्टर्स भी गायब थे। ये हाल है और उस पर किसी ने कोई तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बट डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं
आपने जिस तरह से कहा कि बांग्लादेश भी आईएमएफ के प्रोग्राम में है, बट स्मार्ट मैनेजमेंट वहां पे भी नजर आ रही है। आईएमएफ जीएसटी के लिए डॉक्टर साहब 1% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। अब अगर ये मुतालबा जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है हमारी हुकूमत, उसके क्या असरात आप देख रहे हैं फिर? अलीना, 1958 में पहली मर्तबा पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया था। एक बीमार मईशत को हम लेके गए और उस डॉक्टर का नाम हमने रखा आईएमएफ। के बाद आईएमएफ ने 25 दफा नुस्खा लिख के दिया है पाकिस्तान को। 25 प्रोग्राम हम उसके कर चुके हैं। बीमारी वही है, नुस्खा आईएमएफ बार बार वही लिख के देता है। जो मईशत बीमार है वो पहले से ज्यादा कर्जा ले जाती है, वहां पे बिजली की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरत इस चीज की है कि अगर एक डॉक्टर आपको वही दवा लिख रहा है, 25 दफा लिख चुका है, और आप उसी दवा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो दोनों, उस डॉक्टर की भी जहन की एग्जामिनेशन की जरूरत है, और जो मरीज उस दवा को एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी भी एग्जामिनेशन की जरूरत है। बिल्कुल राइट। एंड यू फील कि हम इस ट्रैप से, इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते? जी बिल्कुल निकल सकते हैं। दोबारा से, जैसे मैंने पहले कहा कि मनी इज देयर, वी हैव द मनी, वी, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ नीयत चाहिए। सो मनी इज देयर, ये विल और इंटेंशन की असल जो है वो ज़रूरत है। पर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।